को भरोसा है कि वो नारायण साईं के मुंह से सच निकलवा लेगी और यही भरोसा उस लड़की को भी है जिसने नारायण साईं पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। आज तक सूरत की उसी पीड़ित लड़की से नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद बात की। इसी मामले में कुछ और पहलू निकलकर सामने आए। क्या कुछ कहा उस लड़की ने, सुनिए। बलात्कार के आरोप में लगातार भाग रहा नारायण साईं आखिरकार पुलिस के हाथ में आ गया है। इस वक्त हमारे साथ वो पीड़िता मौजूद है जिन्होंने नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आज पिछले 58 दिनों से सभी राज्यों की पुलिस, खासकर सूरत पुलिस और सब लोग मेहनत कर रहे थे उसको ढूंढने के लिए और आज वो हाथ में आ ही गया है। लगता है कि सूरत पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही थी वो जांच सही थी। हाँ, मुझे सही लगती है क्योंकि वो पकड़ा तो गया आखिर और मुझे संतुष्टि है सूरत पुलिस की जांच से। लेकिन जिस तरीके से नारायण साईं भागता फिर रहा था तो क्या आप क्या मानती है, क्या आश्रम के ही लोग उसे मदद करते थे भाग छिपने के लिए और वही उसी को आश्रय देते थे? देखिए, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है कि इतने दिनों से वो भागने में कामयाब रहा और आश्रम के भी लोग हो सकते हैं और बाहर के भी कोई बड़ी हस्तियां भी उनको पनाह दे रही होगी, तभी वो भागने में सफल हुआ है। नारायण साईं का किस तरीके से पूरा रहता था, वो किस तरीके से अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट करते थे? क्योंकि जिस तरीके से आशाराम का अपना पूरा नेटवर्क था, नारायण का भी अपना पूरा नेटवर्क था, वो कैसे चलाता था? जैसे आसाराम का नेटवर्क था उसी हिसाब से वो चलाता था। जैसे उनके पूरे आश्रम अलग है, महिला आश्रम अलग है, उनको संभालने वाले लोग अलग है, मतलब आसाराम आश्रम से इनका पूरा अलग ही था। और जैसे बाप 1 नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी है, उससे पीछे तो नहीं है वो। नारायण के साथ हनुमान भी गिरफ्तार हुआ है। हनुमान की पूरी भूमिका किस तरीके की रहती थी? कि हनुमान बिहार का रहने वाला है और वो बहुत सालों से जुड़ा हुआ है नारायण से और वो लड़कियों को अंदर पहुंचाना और वो सब वो देखता था कामकाज और कई लड़कियों को उसने अंदर किया है और उसके जो वीडियो का काम भी वही संभालता था। वीडियो आपने बताया, तो क्या कई बार ऐसा मालूम हुआ है कि नारायण साईं कुछ वीडियो बनाते हैं या सेक्स की इस तरीके के कुछ वीडियो बनाए हैं या ऐसा कुछ? ये मैंने सुना हुआ है, मैंने ये देखा नहीं है क्योंकि मेरे जरिए कभी ऐसा काम हुआ नहीं है, बट ये सुना हुआ है कि ऐसा भी ये करवाते थे मोनिका और हनुमान के जरिए। क्या मोनिका और हनुमान क्या करते थे? मोनिका उसका पूरा जो अभी पैसे का हवाले का जो भी सत्संग प्रोग्राम अरेंज करना, उसमें जो भी कलेक्शन होता है वो कहाँ एडजस्ट करना, वो सब मोनिका देखती है और उसके इशारे पे ही नारायण सब कुछ कामकाज करता है। खास करके अगर जानकी की बात करते हैं तो जानकी के साथ क्या किस तरीके का, नारायण साईं की खुद की बीवी थी, तलाक हो गया, अभी तलाक के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोर्ट में रखे हुए, वैसे में किस तरीके के उन दोनों के रिश्ते को लेकर आश्रम में क्या बातें होती थी? रिश्ते में लेके बातें ज़्यादा वो लोग बाहर अपने रिश्ते खराब हो तो बाहर जताते नहीं थे। उनके जो नज़दीक के आसपास वाले कम लोगों को ही पता होती थी ये सब बातें। समाज के सामने तो सब अच्छा चल रहा है ऐसा ही दिखावा करते थे, पर अंदर से पहले से ही उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। क्या आशाराम को पता था कि नारायण साईं इस तरीके से लड़कियों का शोषण करते हैं? हाँ, सब कुछ पता था। उसने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? अब वो खुद ही ये सब करता है तो वो कैसे रोक पाएगा अपने बेटे को? खास करके कभी दोनों के बीच में कोई झगड़े की बात या इस तरीके के कुछ आश्रम में हुआ हो या कुछ? हाँ, ये सुना हुआ था कि बाप बेटों के बीच कई बार संपत्ति को लेके और लड़कियों को लेके विवाद हुआ है, झगड़े भी। लड़कियों को लेके किस तरीके का विवाद हुआ था? जैसे उनके आश्रम की लड़कियां हैं तो एक दूसरे से दूर रखते थे वो लोग, इस तरीके से वो लोग अपना हक जताते थे। खास करके जो साधिका रहती थी, महिला साधिका रहती थी, तो क्या उसमें इन दोनों की लड़ाई होती थी कि अगर आशाराम कहीं नारायण के आश्रम में आ गए या नारायण कहीं आशाराम के आश्रम में आ गए तो किस तरीके से मतलब दोनों लड़कियों के लिए लड़ते झगड़ते थे? नहीं, ऐसे एक दूसरे के आश्रम में आ गए इस बात से नहीं कि जैसे नारायण के नेटवर्क की जो लड़कियां है उसको दूर ही रखता था, पास मतलब नज़दीक नहीं जाने देता था, वैसे आशाराम की जो लड़कियां है वो उससे दूर रखता था, मतलब एक दूसरे से ऐसे दूरी बना के रखते थे।
गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं। गोपी, हमने देखा और सुना किस तरह से पीड़ित इंसाफ की उम्मीद कर रही है, लेकिन इंसाफ उसे तभी मिल पाएगा जब नारायण साईं जांच में सहयोग करेगा, और ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसे में नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की कितनी संभावनाएं हैं गोपी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नारायण साईं पूरी तरह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर सूरत का कहना है ये है कि अगर नारायण साईं इसी तरीके से जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उसका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है वो करवाना उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है वो यही है कि नारायण साईं को सूरत की सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वहाँ पर उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद उसे यहाँ पर सूरत की इसी जिला अदालत में लाया जाएगा, जहाँ पर उनकी पुलिस रिमांड के लिए पुलिस अपनी दलील पेश करेगी। और दलील में ये बात ज़रूर पुलिस ने, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें ये बात भी ज़रूर रखेगी कि मामला 8 साल पुराना है। वैसे में जो आरोप है वो काफ़ी गंभीर है और उस आरोपों को साबित करने के लिए पुलिस को इस नारायण साईं जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वैसे में नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना काफ़ी अहम हो जाता है, तो उसके लिए कोर्ट अपनी कंसर्न दे, इस तरीके की भी दलीलें यहाँ पे पेश की जाएगी। ये काफ़ी अहम कहा जाएगा प्रिया कि जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है, नारायण साईं का जो पूरा नेटवर्क चल रहा था, उसे हम कह सकते हैं कि एक तौर पर कि सूरत पुलिस ने नारायण साईं की गिरफ्तारी के पास ये पूरा जो नेटवर्क था वो उसका पर्दाफाश हुआ है प्रिया। लेकिन गोपी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है? जो सीरीज ऑफ सवाल नारायण साईं से पूछे गए, जिस पर आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, उसमें से किन किन सवालों का जवाब नारायण साईं ने ठीक तरह से दिया या फिर नहीं दिया, या फिर उससे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? जहाँ तक हमारी पुलिस के साथ जो बातचीत हुई है, ज़्यादातर सवालों के जो जवाब थे वो नारायण साईं ने दिए ही नहीं है, और कुछ सवालों के जो जवाब है नारायण साईं ने दिए तो सिर्फ सर हिला के दिए। नारायण साईं बहुत कम बात कर रहे हैं पुलिस के साथ, ना ही जांच में सहयोग कर रहे हैं। और सबसे अहम कहा जाएगा कि जिस तरीके से नारायण साईं जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस के लिए भी ये सारी पूछताछ करना काफ़ी मुश्किल रहेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्हें फ़िलहाल जहाँ पे सूरत क्राइम ब्रांच है वहाँ पे रखा गया है और पुलिस धीरे धीरे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एक बात ज़रूर कही है कि ज़रूरत पड़ने पर जो पीड़िता और नारायण साईं, इन दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो पाए। जिस तरीके से आशाराम के मामले में भी हुआ था कि आशाराम के मामले में भी जो पीड़िता थी उसको एक कमरे में बिठा के पूछताछ की गई थी, उसी तरीके से नारायण साईं और पीड़िता की भी पूछताछ की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका नारायण साईं ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहे हैं, और यही वजह है कि जांच में बहुत सारी जानकारियां हैं जो अभी अधूरी